चलिए पहले शुरू करते हैं, फिर पूछ लीजिएगा हमसे। हेडलाइन डालिए सेक्शन बी। सेक्शन बी, अब हम लोग अपने मैकेनिक्स के सेक्शन बी पे अप्रोच कर गए हैं। सेक्शन बी में खास बात ये है कि सारे चैप्टर्स बहुत आसान हैं। डायनेमिक्स में अगर आप पहले चैप्टर को छोड़ दें, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, तो एसएचएम आपका पढ़ा हुआ है, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पढ़नी है। रेजिस्टिंग मीडियम जो चैप्टर है वो 3 से 4 घंटे का है। रेजिस्टिंग मीडियम 3 से 4 घंटे का है। चौथा चैप्टर भी आपका 3 से 4 घंटे का है। बस आपको वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ख़त्म करना। अगर इस महीने वेलोसिटी एक्सीलरेशन ख़त्म हो गया तो जनवरी में ये पूरा चैप्टर, पूरी किताब ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन जब भी ख़त्म होता है उससे 1 महीना बढ़ा करके कोर्स अपना और देख लीजिएगा, बाकी 1 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हेडलाइन डालिए। सेक्शन बी में पहला सेक्शन बी है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या होता है, ये शुरुआत में हमने आपको जब बुक शुरू की थी तब बताया था। कहते हैं कि किसी भी बॉडी की गति की अवस्था में जब स्टडी करते हैं तो उसको डायनेमिक्स कहते हैं। मतलब कोई बॉडी मूव कर रही हो, उस अवस्था में उसका वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन सब चीज़ों की डिस्प्लेसमेंट स्टडी करना ही डायनेमिक्स कहलाता है। डायनेमिक्स का मतलब गति करते हुए मोशन को स्टडी करना ही कहलाता है डायनेमिक्स। ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। हेडलाइन डालिए वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। फर्स्ट चैप्टर है इसका वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। पहली हेडलाइन डालिए इस चैप्टर की काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स चलिए आप बता दें। जैसे कि जब आपकी ये किताब बनाई गई है, जो चैप्टर डिफाइन किए गए हैं, ऑथर ने पहले ही कह दिया कि हम रेफरेंस लेके नहीं चलेंगे। जैसे हम यहाँ पे केवल और केवल उन मोशन की स्टडी करेंगे जो एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, उन मोशन की स्टडी नहीं करेंगे जो एक दूसरे पे निर्भर होती है। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा था अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल, सेंटीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर हमने यहाँ पे ये स्टडी कर रहे हैं कि कोई पार्टिकल है किसी सर्किल के ऊपर मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उस पर सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, लेकिन सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की स्टडी हम यहाँ पे नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं मोशन ऑफ रेफरेंस को कंसीडर नहीं करना। हम उन रेफरेंस को लेकर के नहीं चलेंगे जो एक दूसरे पे निर्भर करेंगे, हम इंडिविजुअल को लेके चलेंगे। जब इसकी स्टडी करेंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन पढ़ेंगे। इसके अलावा इस पे बाहर से कौन सा बल लग रहा है या अंदर से कौन सा बल लग रहा है, उसकी स्टडी हम नहीं करेंगे। ये हमारे ऑथर ने इस चैप्टर की शुरुआत के पहले ही एकदम ये बात बता दी कि जब किसी भी पार्टिकल या बॉडी का मोशन इस प्रकार से स्टडी करते हैं कि उसमें हम रेफरेंस को लेकर के नहीं चलेंगे, केवल और केवल मेन मोशंस की स्टडी करेंगे, तो उसको हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, यहाँ पे वी हैव टू स्टडी ओनली और मेन फोर्सेस, नॉट डिपेंडेंट फोर्सेस। जैसे अगर हम और आप ही बैठे हैं तो कहें कि जो हवा चल रही है उस हवा का फ्रिक्शन होगा। हम जितनी इंटेंसिटी से बोल रहे हैं वो पूरी इंटेंसिटी आप तक नहीं पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर पार्टिकल्स हैं वो मेरी आवाज़ की इंटेंसिटी को कम कर दे रहे हैं, मतलब 100% आप तक नहीं पहुँच रहा है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं हम उनको अपने यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। हम यही मान के चलेंगे कि हम 100%
जिस माहौल में रह रहे हैं वो फ्रिक्शन फ्री है। जैसे आप देखते होंगे सिंपल पेंडुलम को चला के छोड़ देते हैं, धीरे 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 वो रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर का रेजिस्टेंस उस पर लगता है, जिस कारण से रुक जाता है। यहाँ हम आइडियलिज्म की कंडीशन लेके चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि एटमॉस्फेयर यहाँ पे नहीं, हम वैक्यूम में स्टडी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट में घुसते एक बड़ा सा केज बना हुआ है, पेंडुलम लटका हुआ है। कभी गए हैं? DDU गए हैं? नहीं गए होंगे तो अब जाइएगा। फोकॉल्ट पेंडुलम लटका हुआ है, जानते हैं उसको शीशे का केज में क्यों बंद किया गया है? और वो इतना लंबा है कि जिस जगह पे वो जैसे ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुआ है उसकी रस्सी 3rd फ्लोर तक गई है, और जहाँ से वो ऐसे शुरू हुआ है वहाँ पूरा वो बिल्डिंग खोखली है। क्यों? क्योंकि उसका जो हैंग किया गया, उसको 3rd फ्लोर से हैंग किया गया है और वो पेंडुलम ग्राउंड फ्लोर तक आया है। शीशे के केज में क्यों है? क्योंकि उसको वैक्यूम में रखा गया है। गलती से भी उसको आप हिला के छोड़ दिए, वो रुकेगा नहीं, हिलता रहेगा, हिलता रहेगा, हिलता रहेगा, हिलता रहेगा। फिर आपको 3rd फ्लोर पे जाना पड़ेगा, शीशे के केज में उतरना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा, तब वो रुकेगा। इसीलिए शीशा लगाया गया है कि कोई भी बच्चा चलते फिरते उसको हिला ना दे। उसको फोकॉल्ट पेंडुलम आइडियलिज्म की कंडीशन में हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट में रखा है। तो यहाँ पे भी हम जो स्टडी करेंगे वो आइडियलिज्म की कंडीशन में करेंगे। अरे ऐसे समझिए, उस फोकॉल्ट पेंडुलम को देखने के लिए बाहरी बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, केवल उसको देखने के लिए कि हाँ हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय में फोकॉल्ट पेंडुलम है। फोकॉल्ट पेंडुलम आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, वही फोकॉल्ट पेंडुलम हमारे डिपार्टमेंट में है, उसको देखने के लिए बच्चे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ स्टडी करेंगे वो आइडियलिज्म की कंडीशन में करेंगे। ये मान के चलेंगे कि उसमें बाहर का कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इस स्टडी को कहते हैं काइनेमेटिक्स। लिखिए, काइनेमेटिक्स इज द काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन Kinematics is the study of motion without reference to the specific forces required to particle to produce such motion, required to particle to produce such motion। बस इसमें एक शब्द ध्यान रखिएगा, विदाउट रेफरेंस। रेफरेंस वाले फोर्स को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ये हमारे ऑथर ने शुरुआत में ही कह दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम एकदम निचले स्तर से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, लीनियर मोशन। जब आपने एकदम मोशन 7th 8th क्लास में पढ़ा था तो सबसे पहले लीनियर मोशन पढ़ा था। लीनियर मोशन मतलब एक रैखिक गति कि एक लाइन पे हम चलते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, वेलोसिटी का मतलब होता है dx/dt। ठीक, एक्सेलरेशन का मतलब होता है d2x/dt²। एकदम बेसिक स्तर से हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। पहली हेडलाइन डालिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ब्रैकेट में लिखिए लीनियर मोशन। लीनियर मोशन लिखिए, द लीनियर मोशन कैन बी डिफाइंड बाय, द लीनियर मोशन कैन बी डिफाइंड बाय, द लीनियर मोशन कैन बी डिफाइंड बाय फॉलोइंग 3 postulates। फॉलोइंग 3 postulates। पॉस्टुलेट्स का मतलब अभिधारणा, पॉस्टुलेट्स। ठीक है,
पहला पॉइंट डिस्प्लेसमेंट, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ठीक है, पहली हेडलाइन डालिए डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट निश्चित दिशा में फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर हम ऐसे बढ़ रहे हैं तो फाइनल पोजीशन भी ऐसे और इनिशियल भी ऐसे ही लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे बढ़ ऐसे रहे हैं फाइनल ऐसे लेंगे। अगर इधर बढ़ रहे हैं तो फाइनल भी ऐसे लेंगे, इनिशियल भी ऐसे लेंगे। इधर बढ़ रहे हैं तो फाइनल भी इधर लेंगे और इनिशियल भी लेंगे। मतलब जिस दिशा में मोशन करते हैं उसी दिशा में फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसको बोलते हैं डेफिनेट डायरेक्शन, मतलब निश्चित दिशा में। ठीक है, लिखिए द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ the change of position of moving particle in a definite direction is defined as displacement. ठीक है, अब बात आती है वेलोसिटी की। आपको पता है वेलोसिटी का मतलब होता है dx बाई dt। dx बाई dt का मतलब रेट ये ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये भी एक निश्चित डायरेक्शन में होगा, जिधर की तरफ बढ़ेंगे उसी डायरेक्शन में। लिखिए द वेलोसिटी, दूसरी हेडलाइन है वेलोसिटी। लिखिए इसमें द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन अ गिवन डायरेक्शन, in a given direction is the rate of its displacement, is the rate of change of its displacement, is the rate of change of its displacement in that direction. इन दैट डायरेक्शन हो गया। तीसरा एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन? dv बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन डेफिनेट डायरेक्शन, है ना। लिखिए it is defined as the rate of change of velocity of a moving particle, rate of change of velocity of a moving particle in a definite direction, in a definite direction।
ठीक है, एक छोटी सी हेडलाइन डालिए रिटार्डेशन, इसी में डाल दीजिए। क्या होता है रिटार्डेशन? जब वेलोसिटी घटती जाती है तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो जाती है, तो उस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। जब बॉडी गति करते करते धीरे धीरे रुकने लगती है तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में कम होती है। व्हेन फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को घटाते हैं तो नेगेटिव आता है। इस केस में इसका रेट ऑफ चेंज भी नेगेटिव आता है, मतलब एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आता है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव हो उसको रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, लिखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ decrease of velocity, the rate of change of decrease of velocity is called retardation. हो गया। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, velocity and acceleration of a particle velocity and acceleration of a particle moving in a straight line, moving in a straight line। ठीक है, अब हम लोग कोई मान ले रहे कोई पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, तो मतलब लीनियर मोशन कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव करने चल रहे हैं। ठीक है, देखिए मान ले रहे हैं कि कोई पार्टिकल है वो स्टार्टिंग में इनिशियली किसी पॉइंट ओ पर है, इनिशियली द पार्टिकल इज एट ओ इन द पोजिशन ऑफ रेस्ट, फिर आफ्टर टाइम टी वो पॉइंट पी पर आ जाता है। पी आर्बिटेरी पॉइंट है जिस पे हम मोशन को चेक करेंगे। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x मान रहे हैं, टी टाइम है। एक शॉर्ट नोट बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरे चैप्टर में काम आएगा। जैसे अब इस चैप्टर में हम लोग को अलग अलग टाइप में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा, जैसे लीनियर में, सर्कुलर में या किसी क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग एक आर्बिटेरी पॉइंट चूज करते हैं, जिस आर्बिटेरी पॉइंट पर हमको मोशन को डिफाइन करना है। ठीक, आर्बिटेरी पॉइंट का मतलब अपनी इच्छा से कोई भी पॉइंट, तो जैसा एक्सप्रेशन इस पे आएगा वो सारे के लिए आएगा। अगर ये x डिस्टेंस पे x की जगह 10 रख देंगे तो 10 दूरी पर स्थित एक्सप्रेशन भी वही होगा। आर्बिटेरी का मतलब होता है कि कोई चीज़ आर्बिटेरी के लिए होल्ड होती है तो वो सबके लिए होल्ड होती है। तो अगर कोई एक्सप्रेशन हमने आर्बिटेरी पॉइंट के लिए निकाला तो वो एक्सप्रेशन सारे पॉइंट के लिए होगा। ठीक है, फिर हम लोग इसका एक नेबरिंग पॉइंट लेते हैं। नेबरिंग पॉइंट फिक्स है, ये हर जगह लेंगे। नेबरिंग पॉइंट यहाँ पे टाइम t प्लस डेल टी होगा, नेबरिंग है तो बहुत पास होगा, और डिस्टेंस डेल एक्स होगी। नेबरिंग का मतलब होता है कि ज़रूरत पड़ने पर वो हमारे काम आए। जैसे आज अगर आप अपने घर में रहते हैं, खुदा न खास्ता आग लग गई, सबसे पहले आप अपने पड़ोसी घर को याद करेंगे। पता चला आप अपने घर पे हैं, आपका घर बख्शीपुर में है और आप सूरज कुंड वाले बंदे को याद कर रहे हैं, तो 4 घंटा तो उसको आने में लगेगा। ठीक है, तो नेबरिंग का मतलब होता है जो एकदम करीब हो, सटा हुआ हो,
बहुत छोटी डिस्टेंस पे हो, ज़रूरत के समय वो आपके काम आए, मतलब ज़रूरत के समय आप उसको हेल्प के लिए पुकार सके, ज़रूरत के समय आप उसके पास जा सके, इसको बोलते हैं नेबरिंग पॉइंट। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। इस पूरे चैप्टर में जब भी मोशन को फाइंड आउट करना होगा, डिफाइन करना होगा, हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे और उस आर्बिट्रेरी पॉइंट का फिर एक नेबरिंग पॉइंट लेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखिए, लिखिए थोड़ा सा इसमें, लिखिए। मान ले रहे हैं ये लाइन हमारी OX है। लिखिए, let a particle move along the line OX. Let a particle move along the line OX, move along the straight line OX, move along the straight line OX starting from O, starting from O, full stop. Let P be the position of particle, let P be the position of particle at time t. Let P be the position of particle at time t, at time t, small t, where OP बराबर x, where OP बराबर x, full stop. Again, let us define a neighboring point Q. Again, let us define a neighboring point Q such that after time t plus del t, such that after time t plus del t, comma, the particle move the distance x plus del x. The particle move the distance x plus del x, x plus del x, where PQ is equal to del x, where PQ is equal to del x. हो गया, नीचे से लिखिए। अब देखिए दूसरा स्टेप इन जनरल क्या करेंगे। पहला स्टेप आपको समझ में आ गया कि मोशन डिफाइन करना है तो आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे, फिर उस आर्बिट्रेरी पॉइंट का नेबरिंग पॉइंट लेंगे, ज़रूरत पड़ने पर वो पॉइंट उस पर अप्रोच कर जाएगा। दूसरा, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी या एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब इस इंटरवल में काम करते हैं। हाँ, PQ में, सब क्वांटिटीज़ को PQ में निकालते हैं। अब आप सोचिए कि PQ की जगह अगर आपको P पे टेंड होना है तो del x को ज़ीरो करना पड़ेगा और del t को भी ज़ीरो करना पड़ेगा। एवरेज निकालने के बाद थर्ड स्टेप में जब हमको ये क्वांटिटी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन P पॉइंट पे चाहिए होता है तो उसके लिए हम del x को टेंड टू ज़ीरो कर देते हैं और del t को भी टेंड्स टू ज़ीरो कर देते हैं। ये 3 स्टेप है। पहला, आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे, उसका नेबरिंग पॉइंट डिफाइन करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर PQ पे टेंड कर जाएगा। दूसरा, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन, मतलब इस इंटरवल में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालेंगे। तीसरा, P पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने के लिए del x और del t को टेंड्स टू ज़ीरो कर देंगे।
ठीक है, लिखिए नीचे से, हैंस, नहीं कुछ नहीं लिखिए, बस लाइन चेंज करके लिखिए, समझाने के लिए था ये, लाइन चेंज करके लिखिए, हैंस एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द इंटरवल, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी कहाँ निकलती है रजनीश? देखिए इसी में निकलती है, इंटरवल में निकलती है ना। हैंस द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द इंटरवल of time del t is ये इंटरवल में टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा? डेल टी, डिस्टेंस कितनी होगी? डेल एक्स। तो अगर इसमें हम वेलोसिटी निकालेंगे तो डेल एक्स अपॉन डेल टी करेंगे, इज डेल एक्स अपॉन डेल टी, इज डेल एक्स अपॉन डेल टी। ठीक, एवरेज वेलोसिटी निकल गई। अब हमको पॉइंट पी पे वेलोसिटी निकालनी है। पॉइंट पी पे वेलोसिटी निकालने के लिए डेल टी को टेंड्स टू 0 कर देंगे। जैसे ही डेल टी को टेंड्स टू 0 कर देंगे टी मिलेगा, और टी तो इस पॉइंट का टाइम है। ठीक है, नीचे से लिखिए, हैंस वेलोसिटी एट टाइम टी, hence velocity at time t, that is at point P, is equal to, लिखिए इज इक्वल टू, बनाइए ऐसे, इज इक्वल टू क्या करेंगे? लिमिट डेल टी को कहाँ टेंड कर देंगे? 0 पे। किसके लिए? एवरेज वेलोसिटी के लिए। एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ टाइम डेल टी, है ना, मिलेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स बाई डेल टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स डॉट। एक्स डॉट का मतलब डी एक्स बाई डी टी। डॉट का मतलब होता है टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, डैश का मतलब होता है एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। कहीं डॉट बना है तो डी एक्स बाई डी टी, और कहीं डैश बना है तो डी एक्स बाई डी एस। ठीक है, हो गया। नीचे से लिखिए, मान ले रहे हैं, यहाँ देखिए, मान ले रहे हैं P पॉइंट पर वेलोसिटी v है, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी v प्लस डेल वी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन। तो जब एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वेलोसिटी में चेंज v प्लस डेल वी माइनस v, मतलब कितना आएगा? डेल v बाई डेल टी। फिर वेलोसिटी एट पॉइंट P पे निकालेंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन
ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ डेल टी, ये होगा, मिलेगा dv बाई डी टी। dv बाई डी टी को लिखेंगे v डॉट इज इक्वल टू d बाई डी टी इज इक्वल टू d बाई डी टी। v की जगह अभी आपने एक्सप्रेशन निकाला था dx बाई डी टी, v की जगह dx बाई डी टी लिखेंगे तो मिलेगा d2x बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू x डबल डॉट। लिखिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, लाइन चेंज करके, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, if the velocity of particle at time t is small v, at time t is small v and at time t plus del t, and at time t plus del t is small v plus del v, is small v plus del v। नीचे से लिखिए, then average acceleration, then average acceleration during the interval of, then average acceleration during the interval of time del t, during the interval of time del t is देखिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी। लिखिए, इज ये हो गया। अब क्या करेंगे, किस पॉइंट पे निकालेंगे, P पे। देखिए, सबसे पहला स्टेप P को डिफाइन किया, P का नेबरिंग पॉइंट डिफाइन किया, फिर इस इंटरवल में सब निकालेंगे, मतलब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन। पॉइंट P पे निकालने के लिए डेल टी को टेंड्स टू 0 कर देंगे, P पे आ जाएंगे। ठीक है, नीचे से लिखिए, एक्सेलरेशन एट द पॉइंट P at time t is equal to, acceleration at the point P at time t is equal to का साइन बनाइए, ये पूरा लिखिए, यहाँ से हो गया। एक फॉर्मूला इसमें हम और इंक्रीज करा रहे हैं। देखिए, इसके बाद देखिएगा, इज इक्वल टू dv बाई dt को लिखा जा सकता है dv बाई dx
इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, वापस से डी वी बाई डी टी मिल जाएगा, इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी का मान होता है v, v डी वी बाई डी एक्स। ये तीसरा फॉर्मूला लिख लीजिए, इज इक्वल टू करके बस लिखते चलिए। डायग्राम बनाइए। ये नेबरिंग और आर्बिट्रेरी पॉइंट मत लिखिएगा, वो मतलब आपको समझाने के लिए था केवल। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, मोशन इन आ प्लेन, मोशन इन आ प्लेन, मोशन इन आ प्लेन। एक्चुअली 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको स्टडी करनी है। आपको पता है कि आप 2 डायमेंशन में स्टडी कर रहे हैं, तो 2 डायमेंशन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कार्टेशियन कहते हैं। 2 डायमेंशन में एक फिक्स पॉइंट और एक स्ट्रेट लाइन ले, इसको पोल बोले और इसको इनिशियल लाइन बोले, और किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आर और थीटा के फॉर्म में लिखे, जहाँ ये थीटा और ये आर हो तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक, एक है हमारे कोर्स में इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट, इसके बारे में अब हम आपको बाद में बताएंगे। इंट्रिंसिक का मतलब होता है एस और साई। कोई कर्व है, किसी कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको साई और इसको एस बोलते हैं। ठीक है, तो बस आज इतना ही लिखवा के छुड़वा रहे हैं। लिखिए, द पाथ ऑफ अ पार्टिकल, मोशन इन अ प्लेन में, द पाथ ऑफ अ पार्टिकल, the path of a particle moving in a plane, the path of a particle moving in a plane is in general
a curve, a curve, full stop. There are following coordinate system, there are following coordinate system, there are following coordinate system in which we have to study. There are following coordinate system in which we have to study. First, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. पहला है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और तीसरा है इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तीसरा इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम. पोलर में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा x, y. पोलर में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y से होता है, सॉरी कार्टेशियन में पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y से होता है, पोलर में r थीटा से होता है, इंट्रिंसिक में s और साई से होता है. ठीक है. अब कार्टेशियन में हम लोगों को किसी पॉइंट पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना है, पोलर में वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना है, इंट्रिंसिक वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना है, जिसमें कार्टेशियन और पोलर वाला आर्टिकल खूब आता है एग्जाम में. तो जब हम बताएंगे तो हम आपको ये फिर एक बार मेंशन कराएंगे. ठीक है. बाकी नेक्स्ट टर्म पे